हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स बिंदु, सोनिका ठाकुर, अमर, अपनी तहसील, सैंड्रा रोबिन्सन फॉर कमेंटिंग मी। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देख चुके थे? लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है कब्जा करते हैं भारत के कुछ कुछ प्रांतों पर और गवर्नर को नियुक्त करते हैं। ये गवर्नर क्या करते थे? उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। फिर हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखे थे कि किस प्रकार से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बनाया जा रहा है या उसी पोस्ट को अपग्रेड किया जाता है क्योंकि अथॉरिटी बढ़ाई जा रही है। तो ये यहाँ तक जो हम लोग पढ़े गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक, तो ये किसको रिपोर्ट करते थे? तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे, जो ईस्ट इंडिया का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था। तो हम लोग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया से डिस्कस करने वाले हैं आज। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में हम लोग पहला नाम जो पढ़ेंगे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो इससे पहले भी लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आ चुका है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो बेंटिक ही था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो बेंटिक ही था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही टेन्योर में मैकाले का जो रिपोर्ट था एजुकेशन को लेकर के, जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये स्वीकृत की गई थी। मैकाले के रिपोर्ट में ही आया था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बनाना है। तो याद रखना है कि मैकाले का रिपोर्ट किसके टेन्योर में आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टेन्योर में आया था। और मैकाले का जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट को माइन्यूट भी कहा जा रहा है, वो 1835 में इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश एजुकेशन को भारत में विद द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट। अब ये जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया मैकाले या बेंटिक, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे का उद्देश्य था ऐसे लोगों का जत्था तैयार करना, ऐसे भारतीयों को तैयार करना जो खून और रंग से तो भारतीय होंगे लेकिन टेस्ट में इंग्लिश होंगे। इंग्लिश टेस्ट मीन्स वो जो पहनावा होगा, खाना होगा या जो भक्ति होगी वो अंग्रेज की होगी। ये एबोलिश किया था, ख़त्म किया था क्या चीज़? कॉर्नवालिस के द्वारा। हम लोग देखे थे कि प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। इसको ख़त्म किया था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आप देखेंगे कि अपॉइंटमेंट भी करता है कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट को। अब युद्ध की बात करें, जो इस युद्ध में क्या क्या पार्टिसिपेशन किया है, तो ये जो है कब्जा करता है दो जगहों पर, कुर्ग और छच्छर पर। कब करता है? 1834 में करता है। और क्या ग्राउंड देता है कब्जा करने का? कि प्ली ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस मतलब बुरा एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है, ये चलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए कुर्ग और छच्छर पर यह कब्जा स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट जो हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, वो है मेटकैफ, चार्ल्स मेटकैफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए एक ही चीज़ हमको याद रखना है कि इसको लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया कहा जाता है। मतलब यह फेमस प्रेस लॉ को पास करता है जिसके कारण प्रेस को कुछ फ्रीडम मिल पाती है। तो मेटकाफे के यही योगदान है जो हमको याद रखना है। ऑकलैंड कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला हम लोग बस रीड कर लेते हैं कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो हुआ था, जो इसी के टेन्योर में हुआ था। एलन बोरो जो था वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम लोग ध्यान में रखेंगे कि स्लेवरी को एबोलिश करने का काम इसी के दरमियान हुआ था, इसी के टेन्योर में हुआ था। कब हुआ था स्लेवरी एबोलिश? 1843 में हुआ था। तो ये इतना हम लोग एलन बोरो के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लॉर्ड हार्डिंग्स वन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था, हम लोग बस रीड कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ लाहौर इसी के समय साइन होता है। और ये प्रेफरेंस दिया करता था इंग्लिश एजुकेटेड पीपल को एम्प्लॉयमेंट में। जो भी युवा जो थे, जो इंग्लिश एजुकेटेड थे, उनको एम्प्लॉयमेंट में स्थान देता था, उनको तरजीह देता था। नाउ लॉर्ड डलहौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है। अब इसका ओरिजिनल नाम क्या था? तो जेम्स एंड्रयू बोरन रैमसे नाम था इसका ओरिजिनल नेम, फुल नेम। और ये क्या किया था? टाइटल और पेंशन को एबोलिश किया था। टाइटल पेंशन हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो उपाधि वगैरह दी जाती थी, पेंशन जो दिया जाता था किनको? नवाबों को, राजाओं को, ये ख़त्म कर दिया है। किसने ख़त्म किया? डलहौजी ने ख़त्म किया। और सबसे महत्वपूर्ण कि विडो री मैरिज बिल को पास करता है। विडो री मैरिज बिल मतलब विधवा पुनर्विवाह, विधवा भी फिर से विवाह कर सकती हैं। तो कब करता है? 1855 में करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा कि विडो री मैरिज बिल लाने वाला का श्रेय किससे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी जाता है। या विडो री मैरिज बिल के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बोलेंगे कि लॉर्ड डलहौजी था। टाइटल और पेंशन को ख़त्म करने के समय कौन था यहाँ का गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी था। या ख़त्म करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में कि वार के संबंध में
इतना तो ये डेवलपमेंट करता है सोशल स्तर पर। अब युद्ध में क्या भागीदारी है इसका, तो ये इंट्रोड्यूस करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, कि किस प्रकार से जिस राजा दंपति का अपना बच्चा नहीं है वो बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन अंग्रेज उनको स्वीकार नहीं करता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हवाला देकर के यह कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करता है। अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कुछ स्टेट्स दिए जाएंगे या कुछ प्रोविंस दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इनको आप मैच करिए कि कब इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कब्जा किया गया था, मतलब ईयर और प्लेस पूछेगा। दूसरा, आपको क्रोनोलॉजी में सजाना हो सकता है कि पहले किस पर किया कब्जा। तो आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना होगा कि सतारा को 1848 में कब्जा किया गया, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में कब्जा किया गया, बागहत में 1850 में कब्जा किया गया है, उदयपुर को 1852 में कब्जा किया गया, झांसी को 1853 में कब्जा किया जाता है, वहीं नागपुर को 1854 में किया जाता है। तो ये कुछ जगह है जो आपको याद ही होना चाहिए। आगे आप देखते हैं कि ये सेकेंड एंग्लो सिख वार लड़ता है, एनेक्स करता है होल पंजाब को, पूरे पंजाब पर कब्जा कर लेता है। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार ये उतना खास नहीं है। ये होता है एंड एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा और पेगू, ये ठीक है, पूछा गया है कि पेगू पर या लोअर बर्मा पर कब्जा करने का श्रेय भी इसे ही जाता है। आगे आप क्या देखेंगे, एनेक्सेशन ऑफ बेरार इन 1853। एनेक्सेशन इतना याद रहने वाला है नहीं, तो हम लोग यहीं तक देखेंगे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो क्रोनोलॉजी को याद रखेंगे। पेगू को याद रखेंगे कि पेगू पर या लोअर बर्मा, पेगू को लोअर बर्मा भी कहा जा सकता है, इस पर कब्जा करने का श्रेय इसी को जाता है। और अवध पर 1856 में कब्जा करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑन चार्ज ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये भी खराब शासन व्यवस्था चलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए अवध पर यह कब्जा कर लेता है 1856 में। आगे हम लोग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या क्या लाता है, शासन व्यवस्था में क्या क्या सुधार लाता है। तो ये इंट्रोड्यूस करता है सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल इन द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज नोन एज नॉन रेगुलेटरी सिस्टम, मतलब नॉन रेगुलेटरी सिस्टम, नॉन रेगुलेशन सिस्टम लाने का श्रेय इसी को जाता है। किसे, ये जो गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम क्या देखते हैं कि ये इंट्रोड्यूस करता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज मतलब समझे, केंद्रीकृत करता है, जिन नए क्षेत्रों पर यह कब्जा करता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को केंद्रीकृत करता है, एक ही स्थान से नियंत्रण करने का प्रयास करता है। दूसरा देखेंगे कि गोरखा रेजिमेंट को रेज करने का श्रेय इसी को जाता है। आगे आप देखेंगे कि इसके द्वारा एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या लाए गए हैं, तो ये थॉमसोनियन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन फॉर द होल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम जो थॉमसन इंट्रोड्यूस किया था उसको लागू करता है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए, है ना। कब करता है, 1853 में। तो एजुकेशन के फील्ड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, थॉमसोनियन नाम आपको याद रखना है। थॉमसोनियन का जो मॉडल है किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में लागू किया गया था। लेकिन जो वुड्स डिस्पैच है, वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डेट भी याद आना चाहिए कि वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच कब आता है, तो 1854 में आता है। और यहीं नहीं रुकता है, इसके आगे वुड्स डिस्पैच क्या था, एनसीईआरटी के चैप्टर में हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, एनसीईआरटी के सीरीज को आप देख सकते हैं, उसमें वुड्स के डिस्पैच को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है कि उसमें क्या क्या प्रावधान थे, किस प्रकार से एक बजट अलॉट किया गया था स्कूल्स के लिए, लैंग्वेज का क्या इशू था। तो आगे आप देखेंगे कि एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी स्थापना करता है, और एक रुड़की जो है इसका भी एस्टैब्लिशमेंट करता है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की जो हम लोग आज भी सुनते हैं, जो इसी का योगदान है, देन है। आगे आप क्या देखेंगे कि पब्लिक वर्क में क्या करता है, तो फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में ये स्टार्ट करता है, जो कनेक्ट करता है बॉम्बे टू थाना। अब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस भी शुरू करता है। लेट द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम, जो 1854 में मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है, डाक सेवा है, इसकी भी शुरुआत करने का श्रेय इसे ही जाता है। एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी कहते हैं, आप ठेकेदारी वगैरह का सुनते होंगे, तो ये पीडब्ल्यूडी का भी श्रेय इसी को जाता है। आगे आप देखेंगे स्टार्टेड द वर्क ऑन ग्रैंड ट्रंक रोड का काम भी शुरू करता है। डेवलप द हार्बर्स, अब हार्बर्स का डेवलपमेंट कहाँ कहाँ करता है, तो कराची में करता है, बॉम्बे में करता है और कलकत्ता में करता है। तो हम देख सकते हैं कि इसका टेन्योर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में लॉर्ड कैनिंग के बारे में, कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या कर रहा है, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, और वीडो रीमैरिज एक्ट पास करता है ये, ओके। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसी के टेन्योर में होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1857 की क्रांति किसके कालखंड में होती है, तो लॉर्ड कैनिंग के कालखंड में होती है। साथ ही साथ एक्ट ऑफ 1858 आता है, जिसके तहत हम लोग पढ़े थे पहले वीडियो में, इससे पहले वाले गवर्नर वाले वीडियो में, कि 1858 जो एक्ट आता है इसके तहत पावर ट्रांसफ़र हो जाता है। पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अब क्राउन के हाथ में पावर चला जा रहा है, क्राउन के हाथ में पावर चला जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल का जो नाम है अब क्या बन जाएगा, वाइस रॉय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाइस रॉय। किसके कारण बन जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कारण हो जा रहा है ये सारा बदलाव।
आगे आप क्या देखते हैं कि विथड्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण काफ़ी विरोध हुआ है, 1857 की क्रांति देखनी पड़ी है, इतने ज़्यादा जमींदार नवाब अंग्रेज के विरुद्ध आए थे, इसलिए इस कानून को विड्रॉ कर लिया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखना है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और सवाल ये भी बनेगा कि फर्स्ट वाइस रॉय कौन था इंडिया का? तो आप बोलेंगे कि लॉर्ड कैनिंग ही था। जिस प्रकार से बेंटिक के केस को हम लोग देखे थे। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाज पास्ड। अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या है? तो ये हम लोग पॉलिटी जब डिस्कस करेंगे उस समय पढ़ेंगे इसके प्रोविजंस को, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बस हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 किसके टेन्योर में पास होता है? तो लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में पास होता है, विच प्रूव्ड टू बी ए लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ, माने संवैधानिक इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जो मजबूती प्रदान की है। आगे आप देखेंगे कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर 1859 में इसी के समय पास होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आप देखे होंगे कि आईपीसी वगैरह का नाम चेंज करके क्या बना दिया गया है। तो ये करंट अफेयर्स से आप इस एस्पेक्ट को जोड़ सकते हैं। और ये योगदान किसका है? लॉर्ड कैनिंग का योगदान है। द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 भी इसके समय ही पास होता है, पारित होता है। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब देखिए चाबुक जो चलाता है हर नौकरी वाले को, इनकम टैक्स, वो इसी के समय में हो रहा है, 1858 में होता है। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास फाउंडेड इन 1857। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होती है 1857 में, इसी के कालखंड में हो रही है। इंडिगो राइट्स इन बंगाल इन 1860। और इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में, राइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो 1860 में कहाँ होता है, कब होता है? जब वाइसरॉय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। तो लॉर्ड कैनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके सारे कामों को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी एक काम दे देगा, पूछेगा या किस गवर्नर के समय हुआ या किस वाइसरॉय के समय में हुआ है, तो आपको लिख देना होगा। साथ ही साथ कुछ कुछ कामों का ईयर भी पूछ सकता है, जैसे आईपीसी वगैरह का ईयर भी पूछ दे सकता है, जो लोअर लेवल एग्जाम में जाएंगे हम लोग तो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? लॉर्ड एल्गिन वन। लॉर्ड एल्गिन वन काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस याद रखना है कि वहाबी मूवमेंट इसी के कालखंड में हुआ था। वहाबी मूवमेंट, लॉर्ड एल्गिन वन। वहाबी मूवमेंट क्या है ये हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। तो बस ये याद रखिएगा कि वहाबी मूवमेंट किसके कालखंड में होता है? तो लॉर्ड एल्गिन वन के कालखंड में होता है। आगे हम लोग देखते हैं सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस के बारे में हम लोग क्या देखेंगे? टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन वाज ओपनड विथ यूरोप। मतलब यूरोप के साथ जो ओपन होता है टेलीग्राफी कम्युनिकेशन, वो लॉरेंस के समय में ही होता है। तो ये भी कभी काल पूछ लेता है। हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं, प्रपोजल तो पास वहाँ हो गया है, अब इस्टेब्लिश किए जाते हैं कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। कब होते हैं इस्टेब्लिश? तो 1865 में होता है। कैनाल वर्क और रेलवे के वर्क को एक्सपेंड करने का काम करता है। शुरू तो कर दिया था वो, अब एक्सपेंड करने का काम ये करता है। आगे आप क्या देखेंगे? भूटान वार काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवोकेटेड द स्टेट मैनेज रेलवे। अब देखिए स्टेट के द्वारा भी रेलवे मैनेज किया जाएगा, इस बात की वकालत करता है ये। कौन करता है? जॉन लॉरेंस करता है। क्रिएटेड द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जंगल के विभाग का भी स्थापना करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें फॉरेस्ट सर्विस के लिए वैकेंसीज वगैरह आती हैं। रीऑर्गेनाइज द नेटिव जुडिशियल सिस्टम। नेटिव मतलब समझ रहे हैं ना, स्थानीय वगैरह ये सब। जुडिशियल सिस्टम में उनका योगदान को बढ़ाया था ये। आगे आप क्या देखेंगे? लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड मायो को जाता है। मायो कॉलेज एट अजमेर भी शुरू किया था, जो प्रिंसेस के लिए था, जो राजकुमार वगैरह ये सब होते हैं। और सबसे दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये ऑर्गेनाइज किया था स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करने का श्रेय भी लॉर्ड मायो को जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स की स्थापना करता है। स्टेट रेलवे को अल्टीमेटली यही इंट्रोड्यूस कर देता है। वहाँ पर तो दिमाग में आइडिया आया था इससे पहले वाले जो वाइस रॉय के बारे में हम लोग पढ़े थे, लेकिन इंट्रोड्यूस करने का श्रेय लॉर्ड मायो को जा रहा है। ही वाज द ओनली वाइस रॉय टू बी मर्डर्ड। ये क्वेश्चन पूछता है। अंडमान निकोबार आइलैंड में इसकी 1872 में हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब नॉर्थ ब्रुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नॉर्थ ब्रुक काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। ब्रुक के लास्ट में के है, और कुका मूवमेंट जो पंजाब में हुआ है उसमें भी के से शुरू होता है। तो नॉर्थ ब्रुक बस इतना ही इंपॉर्टेंस हमको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुका आंदोलन जो हुआ था पंजाब में, तो वो नॉर्थ ब्रुक के टाइम में ही हुआ था। अब जो अगेन जो इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइसरॉय के बारे में, वो है लॉर्ड लिटन। लिटन देख रहे हैं आप 76 से 80 तक रहता है, मतलब 4 साल का टेन्योर है इसका। मोस्ट इनफेमस गवर्नर जनरल इसको कहा जाता है, जो फ्री ट्रेड को परस्यू करता है और ड्यूटीज खत्म करता है। ड्यूटीज मतलब जो कर टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं बाहर से आने वाले माल पर। तो अंग्रेज से जो माल आता होगा, इंग्लैंड से जो माल आता होगा, वैसे 29 आइटम को ये क्या करता है, जो ब्रिटिश से मैन्युफैक्चर्ड 29 आइटम है, 29 वस्तु हैं, उन पर ये टैरिफ वगैरह या ड्यूटी लगाना बंद कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, भारत से जो है ना व्यापक तौर पर धन जो है बर्बाद होता है, वो इंग्लैंड की ओर जाता है। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया है ना,
इसके दौरान होता है ना। ड्रेन मतलब समझ रहे हैं ना, बह जाना, भारत का पैसा बह रहा है पानी की तरह, है ना। क्यों बह रहा है? क्योंकि ये जो ड्यूटीज़ को ख़त्म करता है 29 गुड्स पर, 29 ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर, उसको ये ड्यूटीज़ को वापस ले ले रहा है, जिसके कारण हम लोगों को आर्थिक क्षति हुई है। आपको भी हुई है, हमको भी हुई है, उस बेहुदा को नहीं हुआ। अरेंज द ग्रैंड दरबार इन दिल्ली। अब ग्रैंड दरबार जो है दिल्ली में ऑर्गेनाइज करता है, कब करता है? 1877 में करता है, व्हेन द कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम ए सीवियर फैमाइन। अभी देखिए ग्रैंड दरबार का आयोजन कर रहा है 1877 में, ये डेट याद रहना चाहिए। ग्रैंड दरबार 1877 में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके टेन्योर में किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के टेन्योर में किया गया था। और इस समय काफ़ी फैमाइन फैला हुआ था, महामारी चल रहा था, तो समझ रहे हैं कितना नृशंस इंसान रहा होगा ये। आगे आप देखिएगा कि ये रॉयल टाइटल 1876 में पास करता है, रॉयल टाइटल, और क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर करता है, माने उपाधि मिलती है कैसी की? केसरे हिंद की, माने भारत की महारानी। आर्म्स एक्ट 1878 इसी के समय आता है, जिसके कारण भारतीयों को मैंडेटरी कर दिया जाता है कि आप अगर आपको हथियार रखना है तो आपको आर्म्स लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये रेगुलेट करने के लिए कितना हथियार लोगों के पास है। पास द इन फेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना। इन फेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही लाते हैं। वर्नाकुलर मतलब इंडियन जो प्रिंटिंग प्रेस थे उन पर नियंत्रण लगाने के लिए, है ना, सेडिशियस आइटम न छापे, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1878 में। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसी के कालखंड में आया था। आप देखेंगे कि इसी में अमृत बाजार पत्रिका का चर्चा है, जो रातों रात इंग्लिश में पेपर छापने लगा था या पत्रिका छापने लगा था, इस एक्ट के कहर से बचने के लिए। आगे क्या देखेंगे कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जो है 1878 से 79 में ये प्रपोज करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम में जो अपियर होते हैं लोग, उनका भी एज घटा दिया था, 21 से 19 साल कर देने का काम यही करता है। बताइए 21 साल में जो मैच्योरिटी होगा, 19 साल में वो मैच्योरिटी कहाँ से होगा? तो भारतीयों पर कहर ढालने के लिए ये सारा हथकंडा अपनाया जा रहा है। सेकेंड अफगान वार जो है इसी के समय हुआ था, जो सक्सेसफुल रहा है ब्रिटिश के लिए, और ट्रीटी ऑफ गैंडमार्क साइन करता है, यही बैठकर संधि किया होगा। कन्वर्टेड अफगानिस्तान इनटू एन ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान की स्वायत्तता को ख़त्म करता है, भारत के अधीन उसको पूर्णतः ले आता है। तो ये किसका योगदान हम लोग पढ़े थे? ये हम लोग लिटन के योगदान को समझे थे। अब आगे हम लोग किसके योगदान को देखेंगे? लॉर्ड रिपन के योगदान को देखेंगे। ये क्या करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करता है, हटाने का काम करता है। कब करता है? 1882 में करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। रिपील कौन करता है? तो रिपन करता है। लाता कौन है? तो वो भी हम देख चुके हैं। अब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना है कि 1881 में आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों आया था? इंप्रूव करने के लिए लेबर के कंडीशन को, लेबर माने मजदूरों के कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। दूसरा रिजोल्यूशन लाया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। कब लाया गया था? 1882 में। ये भी किसके टेन्योर में लाया गया था? लॉर्ड रिपन के। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इस जगहों से, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पर। अपॉइंट करता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन याद रखना है कि कब आया था? 1882 में आया था। क्या चीज़ के लिए आया था? तो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए आया था। ठीक है। अब इसके हेड कौन होंगे? तो कोई हंटर ही होंगे, है ना। स्वाभाविक है, नाम से पकड़ना ही कॉमन सेंस। इल्बर्ट बिल के बारे में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इसी के समय में होता है, 1883। इल्बर्ट बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इल्बर्ट बिल के बारे में, कि किस प्रकार से अंग्रेज जज और इंडियन जज के बीच में के इशू को ही हम लोग इल्बर्ट बिल कहते हैं। हालांकि अच्छा कदम था, लेकिन अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि भारत लोग आगे बढ़े, इसलिए। तो लॉर्ड रिपन के टेन्योर को हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग डफरिन के टेन्योर को देखेंगे। ये भी 4 साल का टेन्योर रहा है, 84 से 88 तक का। थर्ड बर्मीज वार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको याद भी नहीं रहना है। लोअर बर्मा को तो हम लोग पहले ही देख लिए थे कि कब्जा है, फिर से सर उठाया होगा तो फिर से कब्जा किया होगा। यहाँ पर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डफरिन के बारे में क्या है कि कांग्रेस की स्थापना इसी की टेन्योर में होती है, 1885 में। यही परीक्षा में बनता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 किसके टेन्योर में हो रहा है? तो लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में देखेंगे। लॉर्ड लैंसडाउन फैक्ट्री एक्ट जो 1891 इसके टेन्योर में आता है। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब सिविल सर्विसेज को ये कैटेगराइज कर देता है, वर्गीकृत कर देता है 3 पार्ट में। पहला इंपीरियल, दूसरा प्रोविंशियल और तीसरा सबऑर्डिनेट। ठीक है, इंपीरियल, प्रोविंशियल, सबऑर्डिनेट। इतना डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि कैटेगराइजेशन कौन करता है सिविल सर्विसेज का? तो लॉर्ड लैंसडाउन करता है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट, तो आप समझ सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें इलेक्शन विच वाज इनडायरेक्ट, माने इलेक्शन को इंट्रोड्यूस तो किया जाता है लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के प्रोविजंस क्या हैं? तो ये हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। और डूरंड कमीशन को अपॉइंट करने का काम भी इसी के कालखंड में होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डूरंड कमीशन टू डिफाइन द लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। मतलब डूरंड लाइन किसके किसके बीच में डूरंड रेखा है? तो आपको याद होगा कि ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन यह खींचा कब गया था? 1893 में। और डूरंड कमीशन इसी के लिए अपॉइंट किया गया था। तो ये डूरंड कमीशन जो अपॉइंट किया गया था किसके कालखंड में? तो लॉर्ड लैंसडाउन के कालखंड में हुआ था। तो ये इसका महत्वपूर्ण
पहलू है। आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड एल्गिन टू के बारे में। तो लॉर्ड एल्गिन टू के बारे में क्या कह रहा है कि मुंडा अपराइजिंग, दैट इज बिरसा मुंडा वाला जो इंसिडेंट है 1899 में, इसी के कालखंड में होता है। तो याद रखिएगा कि मुंडा अपराइजिंग किसके कालखंड में होता है, तो एल्गिन टू के कालखंड में होता है। एल्गिन वन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद रहना चाहिए, एक बार देख लीजिए आप। कन्वेंशन डिलिमिटिंग द फ्रंटियर बिटवीन चाइना एंड इंडिया वाज रेटिफाइड। ग्रेट फैमिन 1896 टू 97 इसी के कालखंड में होता है। लॉयल कमीशन, याद रखना है, लॉयल कमीशन अपॉइंट होता है फैमाइन के बारे में, क्या रह गई कमी। असैसिनेशन होता है टू ब्रिटिश ऑफिशियल का, किसका, रैंड और एमहर्स्ट का, किसके द्वारा, चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। कब होता है, 1897 में होता है, तो ये भी याद रखना है। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटिंग वही है। तो चापेकर ब्रदर्स जो थे 1897 में, वो क्या करते हैं, रैंड और एमहर्स्ट का की हत्या करते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा आपको, तो ये याद रखना है। ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन अगेन इंपॉर्टेंट नाम है जो हम लोगों को याद रखना है। लॉर्ड कर्जन के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये पुलिस कमीशन अपॉइंट करता है 1902 में। किसके नेतृत्व में करता है, तो एंड्रयू फ्रेजर के बारे में। तो याद रखिएगा फ्रेजर कमेटी किसके नेतृत्व में बनता है, तो एंड्रयू फ्रेजर के। कब बनता है, तो 1902 में। विषय क्या रहता है उसका, तो पुलिस कमीशन, मतलब पुलिस में सुधार के लिए। सेटअप द यूनिवर्सिटीज कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन भी स्थापित करता है, और जिसके तहत यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पास होता है। ये सेटअप करता है कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी सेटअप करता है, ताकि कॉमर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास होता है 1899 में। साथ ही साथ इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट भी पास होता है 1899 में। एंड पुट इंडिया ऑन ए गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड जो मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जब इकोनॉमिक्स में हम लोग जाएंगे तो पैसा कैसे छपता है, कितना पैसा सोना रख के फॉर्म में रहता है या करेंसी के फॉर्म में छपता है, इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बस इतना याद रखना है कि यह व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड कर्जन को जाता है। ठीक है। और इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 में लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में ही आता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड में इंडिया को रखने का श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड कर्जन को जाता है। कह रहा है पार्टीशन इन बंगाल टू प्लेस इन 1905, 1905 में ही पार्टीशन होता है बंगाल का। इट वाज ब्लंडर ऑफ कर्जन, कर्जन के द्वारा किया गया सबसे बड़ा ब्लंडर कौन था, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल था। आइडिया टू बिल्ड विक्टोरिया मेमोरियल वाज कन्विंस्ड कंसीव्ड बाई लॉर्ड कर्जन, है ना। विक्टोरिया मेमोरियल का बात जो है स्वीकार कर लिया जाता है कि उसको बनाना है। फाउंडेशन स्टेट ऑफ मेमोरियल वाज लेड इन 1906, 1906 में इसका फाउंडेशन मैंने शुरू हो गया, न्यू पड़ जाता है। और पब्लिक के लिए ओपन कब हो जाता है, 1921 में। कौन ओपन होता है, विक्टोरिया मेमोरियल। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल से खास नहीं पूछता है, ग्रुप डी वगैरह के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है किसके टेन्योर में होता है, तो लॉर्ड कर्जन में। कब इसका न्यू पड़ता है, 1906 में। ओपन कब हो जाता है पब्लिक के लिए, तो 1921 में हो जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में हम यही चीज़ ध्यान में रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण काम है इसका। कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता का जो है वो इसी के समय में हो रहा है। इंडिया को गोल्ड स्टैंडर्ड में रखने का श्रेय भी लॉर्ड कर्जन को ही जाता है। इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट भी इसी के टेन्योर में पास होता है। पुलिस कमीशन एंड्रयू फ्रेजर के अंदर में जो बनता है वो भी लॉर्ड कर्जन के ही टेन्योर में होता है। आगे हम लोग लॉर्ड मिंटो टू के बारे में देखेंगे। कह रहा है स्वदेशी मूवमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी मूवमेंट इसी के समय होता है 1905 से 8 में। 5 साल का इसका टेन्योर रहता है। अभी से हम लोग बहुत सारे वाइसरॉय के बारे में देखे हैं, तो उनका टेन्योर कितने साल का रहा है, 4 साल का रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना भी इसी के समय में होती है 1906। सूरत सेशन और कांग्रेस में जो स्प्लिट होता है 1907 इसी के कालखंड में होता है। देख रहे हैं सारा उठापटक वाला काम इसी के समय में हो रहा है। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 पास होता है, करता है। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में इसी के टाइम में होता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या है, हम लोग पहले के वीडियो में पढ़े थे कि किस प्रकार से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की जाती है। कम्युनलिज्म को बढ़ाने का प्रयास है ये लॉर्ड मिंटो टू का। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग का टेन्योर क्या रहा है, 6 साल का रहा है, 10 से 16 तक आता है ना। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में ये करता है। और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल करता है, कहाँ से कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली। ये पूछता है 1911 में ट्रांसफ़र होता है कलकत्ता टू दिल्ली, कैपिटल, है ना। भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर ली जाती है 1911 में। और एनलमेंट होता है किसका, पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कब होता है, 1911 में होता है। आगे आप देखेंगे कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। एक दिल्ली दरबार आयोजन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। कोरोनेशन होता है ना, किसका, जॉर्ज 5 का। और क्वीन मैरी का कब होता है, 1911 में होता है। तो याद रखना है, 2-3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि कैपिटल का ट्रांसफ़र हो रहा है कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। एनलमेंट होता है किसका, पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कब होता है, तो 1911 में होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। साथ ही साथ वो जो ताजपोशी वगैरह होता है किसका, किंग जॉर्ज 5 का। और क्वीन मैरी का, वो भी कब होता है, 1911 में होता है। तो 1911 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये 1911 किसके टेन्योर में आता है, तो लॉर्ड हार्डिंग के दौरान ही हो रहा है। आगे आप देखेंगे कि हिंदू महासभा का आयोजन होता है मदन मोहन मालवीय के द्वारा, कब होता है, 1915 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हिंदू महासभा किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब किया जा रहा है,
1915 में किया जा रहा है। तो ये लॉर्ड हार्डिंग का टेन्योर था। आगे हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टेन्योर देखेंगे। इसके समय में क्या हो रहा है, इसी के समय में होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया जा रहा है तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। कब किया जा रहा है, 1916 में। तो ये सारा इंसिडेंट हम लोग इवेंट हम लोग पढ़ चुके हैं इवेंट वाले सीरीज में, लेकिन अब कोरिलेट करने का जरूरी है कि गवर्नर जनरल उस समय कौन था और ये इवेंट कौन कर रहा था। याद बात कुछ नहीं करना है, इसको बस दिमाग में बैठाना है, आप कॉपी पर लेकर लिखें इसको। आगे आप क्या देखेंगे, लखनऊ पैक्ट साइन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में के बीच। कब होता है, 1916 में ही होता है। गांधी जी भारत में कब आते हैं, 1915 में आते हैं। इसी के समय में सब हो रहा है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। ये इस समय कौन हुआ था गवर्नर, वाइस रॉय, तो चेम्सफोर्ड था। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन भी 1917 में आता है। अगस्त डिक्लेरेशन में क्या था, ये हम लोग ऑलरेडी इंसिडेंट वाले में डिस्कस कर चुके हैं। खेरा सत्याग्रह और सत्याग्रह एट अहमदाबाद भी 1918 में हो रहा है। ये भी चेम्सफोर्ड का ही टेन्योर है। आगे आप देखेंगे कि रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ रहा है। ये सब इसी के कालखंड में आ रहा है। अब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या प्रोविजन है, ये हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। जलियांवाला बाग मैसेकर भी 13 अप्रैल 1919 को हो रहा है। ये इसी के कालखंड में हो रहा है। हंटर कमीशन की स्थापना होती है, या हंटर कमीशन को बनाया जाता है, गठित किया जाता है। क्या चीज़ करने के लिए, छानबीन करने के लिए, प्रोब करने के लिए, किस घटना में, जलियांवाला बाग में। ये भी इसी के कालखंड में हो रहा है। किसके कालखंड में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कालखंड में। तो आप देख रहे हैं कि ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कालखंड है। तो अभी तक की वीडियो में हम लोग इतना वाइसरॉयज के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़े हैं कि गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय के बीच में क्या अंतर है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।